हेलो प्यारे बच्चों। पिछले अध्याय में थोड़ा सा हमने यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में सीखा था। आज हम पिछले वीडियो में आज हम गणित के अध्याय कौन सा चल रहा है, 5वां, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें है ही नहीं कुछ, मैंने पिछले में भी बता दिया, वैसे मैं ही बोलता रहा हूँ थोड़ा बहुत, और थ्योरी सब तुम्हारी किताब में दी गई है, हमें समझने की आवश्यकता है इसमें। आज हम यूक्लिड के अवग्रहीतों की बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड के अवग्रहीत हैं, उनमें मैंने अवग्रहीत और अवधारणा दोनों में डिफरेंस तुम लोगों को बताया था। अवधारणाओं का जो प्रयोग चल रहा है वो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित हैं। जितनी भी अवधारणाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे, वो जो एक दो अवग्रहीत और अवधारणा दोनों हैं, दोनों ही कल्पना है यूक्लिड की, लेकिन अवधारणाएं विशिष्टतः ज्यामिति से संबंधित हैं और अवग्रहीत गणित की किसी भी शाखा में प्रयोग किए जा सकते हैं, वो सभी जगह प्रयोग हो रहे हैं। तो सबसे पहला अवग्रहीत क्या है इनका? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। समझना है थोड़ा सा हमें इसके बारे में। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वो क्या होती हैं? एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। सपोज दैट हम किन्हीं 3 किताबों की बात करते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है हमारी, और ये कोई दूसरी वस्तु है जो इसके बराबर है, बिल्कुल संपाती है, बराबर है इसकी, और एक अन्य वस्तु है वो भी इसी के बराबर है, बिल्कुल। तो ये वाली जो दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी, ये इसमें कहा गया है। जैसे 3 बच्चे हों, मान लो एक कोई 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और हरि। अगर राम की लंबाई हरि के बराबर है और श्याम की भी लंबाई हरि के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि राम और श्याम की भी जो लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी। तो ये पहला जो अवग्रहीत है हमारा, ये इसका अभिप्राय है। दूसरा अवग्रहीत है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इसको थोड़ी भाषा में तुम लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या बराबरों को बराबर में जोड़ा। इसका मतलब यह है, अगर कोई 2 वस्तुएं हैं हमारे पास और वो बराबर हैं, उसको भी हम उसमें उन दोनों वस्तु में कोई एक समान संख्या, बराबर संख्या जोड़े,
तो उनका जो योग प्राप्त होता है, जो पूर्ण भी बराबर होता है, जो योग प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, बराबर भी होगा। अगला है यदि सेम इसी पर आधारित है, बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। घटाया जाए शेषफल भी बराबर होते हैं। यानी बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी निश्चित है। भाई दो संख्याएं समान है, इसमें से एक जैसी संख्या आपने दोनों में से घटा दी तो जो अंतर आएगा, जो शेषफल होगा वो भी बराबर होगा। अगला है चौथा विहित क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती शब्द ही बराबर का है, ये मान लीजिए। तो यदि कोई दो वस्तुएं परस्पर संपाती, संपाती का मतलब है जैसे एक के ऊपर हम दूसरी रख दें, ये कोई वस्तु है एक और दूसरी वस्तु इसके संपाती ले ली हमने। संपाती का मतलब है बिल्कुल इसको पूर्ण रूप से ढक रही है और इसके युगल है ना, इससे इधर आगे निकल रही ना कहीं, तो ये दोनों संपाती होंगी। संपाती हैं तो वो कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये ध्यान रखेंगे। अगला है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वयं के बराबर होती है। संपाती है तो मतलब वो सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, और आइडेंटिकल का मतलब है प्रत्येक वस्तु स्वयं के बराबर होती है। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है। अगला है पांचवा, क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब कोई भी हमें वस्तु दी गई है जो पहले में अपने आप में पूर्ण है और उसका भाग, भाग का मतलब है उसे डिवाइड कर दिया जाए, विभाजित कर दिया, बांट दिया जाए, टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो वो पूर्ण है, वो अपने भाग से बड़ा होगा, ये निश्चित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है, जैसे हमारे बाबा होंगे, बाबा के पास 10 बीघा का खेत होगा एक ही, अब उनके 2 पुत्र हुए तो उसमें उस 10 बीघा के खेत में 2 भाग हो गए, 2 भाग हो गए, तो 2 भाग कितने कितने हो गए, 5-5 बीघा के। तो वो भाग अपने पूर्ण से, जो पूर्ण है 10 बीघा, उससे छोटे ही हैं, तो वही है इसमें पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, के दुगने परस्पर बराबर होते हैं।
सिंपल सी बात है, एक ही वस्तु है उसका अलग अलग दुगना करें तो वो भी बराबर होंगे। और सातवां है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते। ये यूक्लिड के अपगृहीत हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तुमसे लिखने को आ सकते हैं, इसलिए हमें इनको याद करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अवधारणाओं की। ये तो हो गए तुम्हारे अपगृहीत। अपगृहीत पांचवा है, ये मैंने समझा भी दिए हैं, तुम लोगों को याद भी करने हैं। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लें, बुक में भी दिए गए हैं। उसके बाद अब अपगृहीत की बात आती है। अगला है यूक्लिड की अवधारणाएं। यूक्लिड की अवधारणाएं। अवधारणाओं का मतलब ये एक सत्य है जो हमेशा सभी जगह सत्य माना जाता है। कल्पना होती है वो, जैसे हमने एक हम सत्य कहें कि ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, ये हमेशा सत्य है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कल्पनाएं हैं जिनको हमसे सत्य मान लिया जाता है, वो सत्य है भी, यथार्थ में भी सत्य है। तो इसलिए ये अब देखिए अवधारणा है। पहली अवधारणा क्या है? पहली अवधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये पहली अवधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर हम पहले पढ़ भी चुके हैं थोड़ा सा कि किसी एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर एक बिंदु दिया गया है तो इससे होकर हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट रेखाएं हम खींच सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, किसी एक बिंदु से होकर इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन क्या मान लो एक बिंदु ये दे दिया, अब मैं यहां पर खींच रहा हूं, एक बिंदु तो दे दिया हमें यहां पर और एक बिंदु दे दिया यहां पर, इनसे होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? तो देखिए ये दो बिंदु हो गए। अब ये कोई रेखा है, क्या ऐसी कोई अन्य रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं को एक साथ टच करेगी या काट के जाएगी, इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी? इस पर ये अपगृहीत है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये सही है। इसी अवधारणा की एक अपगृहीत दी गई है। इस अवधारणा के लिए एक अपगृहीत दिया गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर
एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, या हम ये कहें अद्वितीय रेखा खींची। अद्वितीय शब्द का प्रयोग होगा, यूनिक, अद्वितीय रेखा। यानी अद्वितीय का मतलब यह है कि एक और केवल एक, दो बिंदुओं से होकर केवल एक और एक ही रेखा खींच सकते हैं हम। अन्य कोई रेखा ऐसी नहीं होगी जो उन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। सीधी रेखा, रेखा का मतलब सरल रेखा, ऐसे नहीं वक्र रेखा, यहां से इधर ले गए फिर इधर आ गए, तीन बिंदु हो जाएंगे फिर। तो ये दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं हम, और एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहली जो अवधारणा है वो क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और इसका एक अभिहित भी दिया गया है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक, यानी अद्वितीय एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। अब आशा करता हूं समझ में आया होगा इसका। अब अगली बात करते हैं अवधारणा 2। दूसरी अवधारणा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई शांत रेखा दी गई है तो हम उसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, एक शांत रेखा को। आजकल हम जो रेखाखंड कहते हैं, मान लो ये कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड को ही यूक्लिड ने शांत रेखा का नाम दिया था। कोई भी रेखाखंड है, अगर मान लो ये ए बी कोई रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड को ही यूक्लिड ने क्या कहा था, शांत रेखा का नाम दिया था। तो इसको टर्मिनेटेड लाइन भी बोलते हैं शांत रेखा को। तो अगर ये कोई रेखा दी गई है तो हम इसको इधर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, और इधर भी इसको अनिश्चित रूप तक बढ़ाया जा सकता है। तो कोई भी शांत रेखा है उसे निश्चित रूप तक बढ़ाया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई रेखा खंड है और ये निशान लगे हुए हैं उस पर डायरेक्शन के, तो इसका मतलब है कि इसको हम और बढ़ा सकते हैं। और अगर डायरेक्शन के निशान के आगे ये लगा दिया तो फिर ये रेखा यही रुक जाएगी, उधर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी अवधारणा। अब है तीसरी अवधारणा क्या है हमारी, किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी अगर एक, मान लो यहां पर ये कोई केंद्र दे दिया और फिक्स त्रिज्या दे दी इसकी, मान लो इसको मैंने वृत्त खींच दिया, ये इसका केंद्र हो गया, और ये क्या हो गई, रेडियस। ये तो केंद्र हो गया और ये रेडियस है। अगर कोई भी केंद्र, हमें किसी को केंद्र मानकर और कोई एक ही त्रिज्या दी गई है तो हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं उस त्रिज्या से। ये नहीं एक ही केंद्र है, त्रिज्या भी एक रहे तो उससे हम अनेक वृत्त खींच देंगे, उस केंद्र को लेके केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अगली अवधारणा है
सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान ये जाहिर सी बात है, अगर हम मान लो एक कोई एंगल ये दे दिया, ये कितना है 90 डिग्री है, और इसको मान लिया हमने ए बी और सी, ठीक है, सपोज दैट, और एक दूसरा एंगल ले लिया हमने, मान लो ये इस तरीके से दे दिया है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और इधर पी क्यू और आर। अगर हम इसको घुमा के थोड़ा सा उठाएं और इस पर रख दें तो ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होगा, यानी बराबर होगा। तो जितने भी समकोण हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बने हुए हों, जो समकोण हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला अवगृहीत है, अंतिम पांचवा अवगृहीत क्या है? यदि एक सीधी रेखा को यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएगी यानी यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। इन कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम, दो समकोण का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 180 डिग्री से कम है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा भी है, याद भी रखना। एक थोड़ा छोटा सा क्रियाकलाप भी बता रहा हूं।
यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दो कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर ये योग कम है। तो देखिए मैं ऊपर इसको बना के दिखा रहा हूं तुम लोगों को यहां पर। मान लो ये कोई दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, एक ये भी सीधी है और ये भी सीधी रेखा है, और ये कोई एक सीधी रेखा है जो इन पर गिर गई ऐसी। इनके हम नाम भी दे सकते हैं ए बी, ये मान लो रेखा ए बी है, ये सी डी है और ये पी क्यू रेखा है। यानी ए बी और सी डी कोई दो सीधी रेखाएं हैं और पी क्यू रेखा एक सीधी रेखा है जो इन दोनों पर गिरी है। अंतःकोण कौन से होते हैं हमारे, एक ये और ये अंतःकोण हुए इसके, ठीक है, एक तो ये, और अगर इधर से देखते हैं तो ये और ये भी अंतःकोण हुए। तो पहले बात करते हैं कि जिधर अंतःकोण बन रहे हैं उन दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है, वो हमें देख के ही पता चल जाएगा। बहुत कम डिफरेंस होगा तो भी हम इनको अगर निश्चित रूप से इधर बढ़ाएंगे तो ये एक निश्चित बिंदु पर मिलेंगी, उसी ओर मिलेंगी जिस ओर 90 डिग्री से, वो सॉरी 180 डिग्री से योग कम है दोनों अंतःकोणों का। वैसे भी यहाँ चित्र से अगर पता करें तो ये कोण निश्चित रूप से दोनों 90-90 से कम है, इनका योग 180 से कम होगा। इधर वाले दोनों कोण 90-90 से अधिक दिखाई दे रहे हैं। चित्र से केवल अनुमान लगाना है, कोई नाम तो नहीं है। तो ये रेखाएं फैल के जाएंगी, जाहिर सी बात है, ये पैरेलल नहीं है, केवल सीधी रेखाएं हैं। अगर पैरेलल लाइन है, इसमें एक कंडीशन अलग है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो वो कभी नहीं मिलेंगी, और जब कभी नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल बनेंगे ये एंगल समान बनेंगे, दोनों जितने भी बनने हैं समान बनेंगे। लेकिन समांतर रेखाएं कभी भी हमारी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये केस अलग है। तो ये जो हमारा अभिगीत है वो क्या है, ये एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगी जिधर इनका योग अंतःकोणों का योग एक दो समकोणों के योग से कम होता है। ये तो अभिगीत हो गए तुम्हारे पांचों इसके। अब आगे इसकी एक्सरसाइज है वो हम कल कराएंगे। ये अभिगीत और अवधारणाएं, ये हमें सॉरी अवधारणाएं हो गई और अभिगीत भी बता दिए मैंने और अवधारणाएं भी हो गई, ये याद करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।